हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गीतांजलि और मैं यहाँ आपसे डिस्कस करने आई हूँ सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर जिसका पोस्ट कोड था 584। इसका हम इकोनॉमिक्स सेक्शन डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन का कौन सा सही ऑप्शन है और उस टॉपिक से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज़ अ फीचर ऑफ। सजातीय उत्पाद एक विशेषता है। इम्परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण बाजार, एकाधिकार, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता। तो इसका सही जवाब है परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता। अब हम देखेंगे कि हम मार्केट को कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मार्केट, हम मार्केट को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की एक आइडियल सिचुएशन है। इसमें बहुत सारे क्रेता तथा बहुत सारे विक्रेता होते हैं तथा जो फर्म है वो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर अपनी वस्तुओं को बेचता है और ये सभी फर्म होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इस तरह जो हमारा क्वेश्चन था उसका सही जवाब हुआ परफेक्ट कंपटीशन। अब हम देखेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या शामिल होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दो तरह की मार्केट को हम स्टडी करते हैं। मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बेचने वाला केवल एक ही विक्रेता होता है और उस वस्तु को खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। इसमें फर्म का बाजार पर पूर्ण कंट्रोल होता है। इसके अतिरिक्त मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दो मार्केट सिचुएशन को स्टडी किया जाता है जिसमें डुओपोली और ओलिगोपोली होता है। डुओपोली जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें केवल दो ही फर्में होती है जो कि वो जो प्रोडक्ट बेचती है वो होमोजीनियस हो भी सकता है, मतलब एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर वह एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो प्योर डुओपोली का केस होता है। अगर वह अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसको डिफरेंशिएटेड डुओपोली कहते हैं। अब दूसरा भाग ओलिगोपोली। इसमें मान लीजिए डुओपोली में दो विक्रेता हैं और अब वे दो से अधिक हो जाते हैं तो डुओपोली ओलिगोपोली बन जाती है। इसमें भी या तो वे एक जैसी वस्तु को बेच सकते हैं या अलग अलग वस्तु को बेच सकते हैं। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कंपटीशन से बचने के लिए इसमें फर्म में जो है वह कार्टेल बना देती है। हमारा अगला प्रश्न है, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान देता है। तो इसका सही जवाब है टर्शरी सेक्टर, मतलब तृतीयक सेक्टर। अब हम देखेंगे इकोनॉमी के इन जो ऑप्शन में दिए हैं इन तीनों सेक्टर में क्या क्या शामिल होता है। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हमारे पास पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी जैसे नाम से भी क्लियर है, इसमें हम ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलता है। जैसे इसमें क्रॉप सेक्टर को स्टडी किया जाता है, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग। और दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन को स्टडी करते हैं। जैसे माइनिंग एंड क्वेरिंग से हम फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे को प्राइमरी सेक्टर से आउटपुट मिलता है उसका हम आगे मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज
टर्शरी सेक्टर, जिसमें हमारे इंडिया के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान तो है, लेकिन अभी भी हम अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। यदि आपसे पूछे जीडीपी में किस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है तो वह है टर्शरी सेक्टर। यदि आपसे पूछे एम्प्लॉयमेंट में किसका सबसे ज़्यादा योगदान है तो वह है प्राइमरी सेक्टर। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व का स्रोत नहीं है। इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा टैक्स रेवेन्यू नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, सर्विस ड्यूटी, डिविडेंड एंड प्रॉफिट। अब इसका जवाब जानने के लिए हम पहले देखेंगे कि सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू क्या है गवर्नमेंट की। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू को हम दो भागों में बांटते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को सम्मिलित किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स एंड सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में हम क्या क्या शामिल करते हैं? इसमें हम शामिल करते हैं फ़ी, फाइन, रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसका सही जवाब होगा प्रॉफिट एंड डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी आईआरडीए, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो इसका सही जवाब है सेबी। अब ये सेबी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 30 जनवरी 1992 को। अब यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक है और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसके अलावा ऑप्शन में है आईआरडीए। ये काम करता है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। इसकी स्थापना मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट या कहें हम रिकमेंडेशन के आधार पर 1999 में हुई थी और इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट ऑप्शन इज नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये खासकर रूरल सेक्टर की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। तो नाबार्ड की स्थापना विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट इन इंडिया। भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है हाईएस्ट नंबर, यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा है, क्योंकि जो हमारा लिटरेसी रेट है वो सबसे कम बिहार में है, इसीलिए ज़्यादातर ऑप्शन बिहार को टिक करेंगे। लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमारे पास यहाँ पे पूछा है हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट। तो अब हम देखेंगे किस स्टेट में कितनी लिटरेसी रेट है। तो हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन 2011 की सेंसस के अनुसार थी 121 करोड़ और लिटरेसी रेट था 74.04 और
बिहार की पॉपुलेशन थी 10 करोड़ और इसका लिटरेसी रेट था 61.8। आंध्र प्रदेश का पॉपुलेशन था 8 करोड़ और इसकी लिटरेसी रेट थी 67.02। उड़ीसा की पॉपुलेशन थी 4 करोड़ और लिटरेसी रेट था 72.86। यूपी की पॉपुलेशन थी 20 करोड़ और इसका लिटरेसी रेट था 67.68। और अब इसमें अगर हम देखें टोटल लिटरेट पर्सन, तो सबसे ज़्यादा लिटरेट इन आंकड़ों के हिसाब से हम देखें तो यूपी में है। लेकिन जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सबसे ज़्यादा इलिटरेट लोग भी यूपी में ही होंगे, इसीलिए इसका आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इरिगेटेड स्टेट इन इंडिया। तो इसका सही जवाब है मिजोरम। अब जो ये मिजोरम है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जिसकी कैपिटल है आइजोल और ये दो देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। एक है म्यांमार और दूसरा है बांग्लादेश, और ये त्रिपुरा और मणिपुर के साथ अपना स्टेट बॉर्डर शेयर करता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट बीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अब आपको यदि पूछे कि राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा इस स्लाइड में। तो राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है वेस्ट बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। वीट जैसा हमने पहले भी देखा, वीट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस किया जाता है, फिर मध्य प्रदेश, पंजाब। मेज़ मक्की हमारे कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट इज टोटल न्यूट्री और कोर्स सीरियल, ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगाए जाते हैं। तूर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाया जाता है, ग्राम मध्य प्रदेश में, टोटल पल्सेस मध्य प्रदेश में। जैसे ग्राम चना, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ग्राम मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो टोटल पल्सेस भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही उगाई जाएंगी। तो और टोटल फूड ग्रेन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। ये डाटा सेम है वीट की तरह, इसमें भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, और इसमें भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब सम्मिलित है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुल फैक्टर दैट कॉज माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, चाहे हम कई बार हम जॉब ढूंढने के लिए दूसरे स्थान पे जाते हैं, कई बार भूखमरी के कारण जाते हैं, कई बार हमें शहर का आकर्षण होता है। तो इसमें हमें बताना है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर एक होता है पुश फैक्टर, आपको ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है। एक होता है आपकी इच्छा कर रही है, आप तब जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा है पुल फैक्टर, जो आपको खींचता। तो इसका सही जवाब है एक शहर का आकर्षण, अट्रैक्शन ऑफ सिटी। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ मैक्सिमम क्रिश्चियन पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा ईसाई जनसंख्या किस राज्य में है? तो ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा ईसाई पॉपुलेशन है केरला में। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियन लिव इन केरला 6 million means 60 lakh, which is about 22% of country Christian. The period of plan holiday in India was, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो इसका सही जवाब है 1966 से 1969। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो योजना अवकाश की अवधि थी वह किस कारण की वजह से हुई थी, इसका अर्थ क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैविंग
हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन इज वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड केरला। तो इसका सही जवाब है वेस्ट बंगाल। तो कई बार आपके पास ऑप्शन थोड़े अलग होते हैं, वेस्ट बंगाल ऑप्शन में नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए बाकी स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। तो हमारे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो दिल्ली की थी, फिर चंडीगढ़ की थी, और ये सारी यूनियन टेरिटरी है। और सबसे ज़्यादा स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी थी बिहार की, जो कि है 1106, और वेस्ट बंगाल की कितनी है 1028, फिर है केरला, फिर है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है WTO वॉज फॉर्म्ड इन, WTO का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब है 1995 में। अब आप मुझे ये बताएंगे कि WTO किसकी जगह एस्टेब्लिश्ड किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है ONGC वॉज सेटअप इन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन एस्टेब्लिश्ड ऑन 40 अगस्त 1956। Which of the following is not constituent of Human Development Index? Option is per capita income, life expectancy at birth, gross enrollment rate, health and nutrition। तो इसका सही जवाब है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब आपको ये पता होना चाहिए हमारा HDI कौन पब्लिश करता है, और इंडिया की रैंक 2022 में जो हाल ही में इंडेक्स आया है, इंडिया की रैंक कितनी है। इसका जवाब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन के जनक कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। अब आप मुझे ये बताएंगे MS स्वामीनाथन कौन है, और विश्व में हरित क्रांति का। हमारा अगला क्वेश्चन है द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ, तो इसका सही जवाब है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, IMF। वर्ल्ड बैंक में 5 ग्रुप शामिल होते हैं, और IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।